बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वक्त मैं आपको चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करवा रही हूँ। उसका नाम क्या है चैप्टर का? होम्योस्टेसिस। होम्यो का मतलब क्या होता है? सेम। स्टेसिस का मतलब क्या होता है? कंडीशन। सेम कंडीशन। आपने आमतौर पे देखा होगा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एवोल्यूशन का नतीजा है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, और हर एक ऑर्गेनिज्म ने अपनी अपनी इंटरनल स्टेट्स बनाई हुई हैं। मेरी यानी कि ह्यूमन की और है, बैक्टीरिया की और है, जो है वो प्लांट्स भी ज़ाहिर है उनकी भी इंटरनल कंडीशंस हैं। तो सारे जानदार जो हैं उनकी एक इंटरनल एनवायरनमेंट मौजूद है। अब वो जिस एनवायरनमेंट में रहता है, जो आउटर एनवायरनमेंट है, उसके अंदर कांस्टेंट तो नहीं ना एनवायरनमेंट है। आपने देखा है एकदम गर्मी भी पड़ रही है, सर्दी भी हो रही है। फ़र्ज़ करें हम टेम्परेचर को ले लेते हैं, तो ये फ्लक्चुएशंस कहलाती हैं। ये जो तब्दीली आती रहती है, चेंजेस आती हैं एनवायरनमेंट में, वो जो चेंजेस हैं अगर वो ऑर्गेनिज्म उनको अपनी बॉडी पे ले लेगा तो ऑर्गेनिज्म तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बायोलॉजिकल सिस्टम में एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो ख़ास एक टेम्परेचर पे काम करना जानते हैं। ठीक है, इसी तरह से तो इंटरनल, इसको हम अब किस तरह से डिफाइन करेंगे होम्योस्टेसिस को? सेम कंडीशन का क्या मतलब है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना फ्रॉम द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मसलन अगर चेंजेस आ रही हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा, जैसे कि टेम्परेचर इस वक्त कितना जा रहा है, फ़र्ज़ करें 48 है, 45 है, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर अगर आप देखें तो कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। वैसे रफली कहाँ पे 36 to 8 होता है, लेकिन हम क्या कहते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। तो इंसान अपनी बॉडी को, इंसान की बात फ़िलहाल आपकी बात कर रही हूँ 37 की, तो अगर बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को सेम करने के लिए जो, ताकि वाइडर जो एनवायरमेंटल चेंजेस है उससे प्रोटेक्ट किया जाए, उससे क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ टेम्परेचर की बात की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेम्परेचर रेगुलेशन हो रही है। अभी मैं आपको इसके कंपोनेंट बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन समझ आई है होम्योस्टेसिस की, कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें जो चेंजेस आ रही हैं उससे अगर बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस आपकी बुक में येलो बॉक्स है, ठीक है, उसको सिग्निफिकेंस लिख लीजिए कि उसके ऊपर कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस होम्योस्टेसिस। अभी मैंने आपको बताया कि एवोल्यूशन के नतीजे में ऑर्गेनिज्म यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, इसकी ज़रा वर्डिंग थोड़ी सी आपको लगेगी कि ये कंपेल करती है एडेप्टेशन इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड कंट्रीब्यूट इन द एवोल्यूशनरी प्रोसेस। ठीक है, अब आमतौर पे कंपेल का मतलब क्या होता है? मजबूर करना। अगर फर्ज करें एक ऑर्गेनिज्म एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में रह रहा है तो वो तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जब वो अपने आप को मेंटेन करेगा तो तभी वो सर्वाइव करेगा। इसी को एडेप्टेबिलिटी कहते हैं। आपने देखा है पौधे सहराओं में भी पाए जाते हैं, ठीक है, बर्फानी इलाकों में भी पाए जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया? अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन किया है, होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ये फिर आगे हमने कहा है कि ये लीड करती है टुवर्ड्स एवोल्यूशन। कोई जानदार अगर जिंदा रहेगा तो वो इवॉल्व करेगा, अगर वो मर गया है तो एवोल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म किस तरह से आपने पढ़ना है, क्या क्या रेगुलेट करते हैं, तो हम इसको तीन इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला भी मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में बताया, तो हम इसको कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, इसको आप उसी तरह डिफाइन कर सकते हैं। थर्म का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर रेगुलेशन विद इन ए नैरो रेंज, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? थर्मो रेगुलेशन। दूसरी डेफिनेशन है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मोसिस क्या है? पानी के रेफरेंस है ना। तो बॉडी जो है वो सॉल्ट्स को
ऑल, यानी जिन्हें आप सोल्यूट कहते हैं, पता है ना, सोल्यूशन होता है जिसमें ज़्यादा मिकदार में सॉल्वेंट होता है, उसमें जो कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, सोल्यूट। तो सोल्यूट या सॉल्वेंट यानी पानी की रेगुलेशन को क्या कहते हैं, ओस्मोरेगुलेशन। ठीक है, इसके बाद तीसरी डेफिनेशन है एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीट करना क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना। आपको इस चैप्टर में मैं किडनी के हवाले से बात हम करेंगे, इसलिए मैं एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट जो नाम ले रही हूँ वो उसी का ले रही हूँ जिसकी डिटेल्स आपने पढ़नी है। तो एक्सक्रीशन क्या है, रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट स्पेशली नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। ठीक है, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो हैं ये कहाँ से आते हैं, ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म, जैसे आप गोश्त खाते हैं, प्रोटीन्स ले लेते हैं, दालें वगैरह जो हैं उनके मेटाबॉलिज्म के नतीजे में नाइट्रोजन आती है, उसको फिर नॉन टॉक्सिक फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करके कैसे बॉडी से निकालते हैं उसे क्या कहते हैं, एक्सक्रीट करना। ऑस्मोरेगुलेशन की एक कॉमन एग्जांपल आपको देती हूँ। आपने देखा होगा कि आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो यू रश टुवर्ड्स टॉयलेट, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, आपने उसको रिमूव किया। आपकी किडनी ने क्या किया, उसको एक्स्ट्रा वाटर को डाइल्यूट यूरिन की फॉर्म में जो है वो रिमूव किया। आजकल गर्मी लग रही है, आपको देखा है पसीना आ रहा है, आपने, मुझे भी महसूस किया होगा, इस वक्त स्वेटिंग हो रही है, इसका मतलब मेरी बॉडी का टेम्परेचर राइज कर रहा था, मेरी बॉडी ने क्या किया, स्वेटिंग प्रोड्यूस की है ताकि वो बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करे। ये सारे के सारे क्या हैं, होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, अब जो है वो मैं आपको होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म में कुछ कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में बताऊंगी। तो कंट्रोल सिस्टम्स क्या हैं, पहले तो ये देखिए कि दो तरह के कंट्रोल सिस्टम हम बात करते हैं। एक हम कहते हैं फिजिकल कंट्रोल सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं लिविंग यानी कि बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अब देखिए जी, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम क्या है। आपके घरों में इस्त्री होगी, गीज़र होगा, देखा हुआ है, इस्तेमाल भी यकीनन किया होगा। जब आप इस्त्री लगाते हैं तो जब आप उसको इस एक ख़ास पॉइंट पे आपने सेट कर दिया, अब आप भूल गए हैं इस्त्री लगा के, आपने देखा वो टिक की आवाज़ आती है, एकदम से इस्त्री बंद हो जाती है। ठीक है, फिर वो क्या होता है कि वो दोबारा से जब उसका टेम्परेचर कम हो रहा होता है तो वो फिर क्लिक करती है और दोबारा से वो ऑन हो जाती है, वो उसकी लाइट ऑन होती है, ऑफ होती है, ऑन होती है, ऑफ होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर सेंसर है, यानी वो जो टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा है वो मौजूद है और कंट्रोल सिस्टम मौजूद है जो उसको देखता है कि चेंज आई है, वो फौरी उसको स्विच ऑफ कर देता है। स्विच ऑफ करके वो कूलिंग मैकेनिज्म को ऑन करता है और दोबारा से जो है वो इस्त्री ऑन हो जाती है। ठीक है, अब हमारे अंदर लिविंग सिस्टम में भी कंट्रोल सिस्टम काम करता है और उसके 3 कंपोनेंट्स है। पहला है, जैसे उसमें सेंसर था, इसमें क्या है, रिसेप्टर्स मौजूद है। रिसेप्टर क्या है, जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। स्टिमुलस क्या है, कोई चेंज है एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, अब दूसरी बात, जैसे आपकी स्किन है, वो इस वक्त स्किन जो है टेम्परेचर को फर्स्ट करें फील कर रही है। ठीक है, ये मैसेज दे रही है कंट्रोल सिस्टम को। कंट्रोल सिस्टम क्या है, आपकी बॉडी के अंदर जो मेजर कंट्रोलिंग सेंटर है वो क्या है, ब्रेन। ब्रेन में भी आप देखेंगे इसका एक पार्ट है जिसको आप हाइपोथैलेमस कहते हैं, ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है। तीसरी बात, रिसेप्टर ने मैसेज रिसीव किया जिसे स्टिमुलस कहते हैं, इसने कंट्रोल सिस्टम को मैसेज भेजा और कंट्रोल सिस्टम ने आगे जो मैसेज दिया, जिन्होंने रिस्पॉन्ड करना है इन्हें अफेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, ये स्टिमुलस रिसीव कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आपकी बॉडी में 2 ही जो हैं वो इस वक्त अफेक्टर्स हैं, एक मसल्स हैं और दूसरे क्या हैं, ग्लैंड्स हैं। ठीक है, अब इस वक्त जो मैं डिस्कस करने लगी हूँ वो है फीडबैक मैकेनिज्म जो है उसके अंदर आप देखें तो पहले तो मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताती हूँ। वो फीडबैक क्या है। फीडबैक मैकेनिज्म में मैंने कहा कंट्रोल जो सेंटर है वो जब इसको इनपुट को रिसीव करता है तो वो अफेक्टर के रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये फीडबैक है। अब किस तरह कंट्रोल करता है, इसकी बेसिस पे 2 टाइप्स हैं। एक को हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक।
ठीक है, इस वक्त आपने नेगेटिव पढ़ना है, लेकिन मैं आपको पॉजिटिव भी बताऊंगी। आमतौर पे ऐसा होता है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, उन्होंने जो चीज़ डिटेक्ट की होती है, कंट्रोल सेंटर उसके मुताबिक उसकी प्रोडक्ट को अगर बढ़ा देता है। मिसाल के तौर पे अगर बच्चा जो है वो दूध पीता है, सकलिंग करता है, तो मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ती जाती है। तो ये कौन सा फीडबैक था? ये पॉजिटिव था। लेकिन अगर ऐसा हो कि रिसेप्टर ने चीज़ ज़्यादा महसूस की है, कंट्रोल सेंटर ने फैक्टर्स के थ्रू उसको कम कर दिया है, तो इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। ठीक है, मिसाल देती हूँ। इस वक्त टेम्परेचर क्या जा रहा है, रिसेप्टर क्या रिसीव कर रहे हैं? हाई टेम्परेचर, दे आर रिसीविंग स्टिमुलस फॉर हाई टेम्परेचर। ठीक है, अब क्या होगा? ये हाई टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? अफेक्टर को मैसेज देगा कि इस वक्त हाई टेम्परेचर को कम कर दिया जाए। ये अफेक्टर को लो टेम्परेचर करने के लिए मैसेज देगा। जरा ध्यान से देखें, इनपुट क्या थी? हाई, आउटपुट क्या है? लो। तो इनवर्स रिस्पॉन्स हो गया, इससे उल्टा रिस्पॉन्स है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रिस्पॉन्स। ठीक, आगे समझ इसकी फीडबैक मैकेनिज्म। अब अगर मैं एक डायग्राम आपकी बुक में मैं उसको यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, तो आप देखें कि ये फर्ज करें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में, मैंने आपको बताया था इसको हैबिटेट कहते हैं। हर ऑर्गेनिज्म हैबिटेट में रह रहा है, जो उसका एरिया है, ये इसकी एनवायरनमेंट है। याद रखिएगा, एनवायरनमेंट इतनी सिंपल नहीं होती, इसमें जो चेंजेस आती चली जाती हैं वो बहुत ज़्यादा वाइडर फ्लक्चुएशंस हैं। वाइडर फ्लक्चुएशन की मिसाल अभी मैंने आपको दी है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37, लेकिन बाहरी टेम्परेचर कितना है? 43 भी हो सकता है, 44, इवन जो है इंसान 50 टेम्परेचर 52 पे भी रह रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, उसमें वाइडर फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। इसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है ताकि उसकी ये जो बॉडी है, ठीक है, इसका ये कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। ये क्या करता है? ये कंट्रोल सिस्टम इन वाइडर फ्लक्चुएशन से ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करके रखता है। लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि कोई भी जो बॉडी होती है वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है? वो किससे बनी हुई है? सेल से। तो इसका मतलब हुआ ये सेल की अंदर की इन्वायरमेंट है। आपको मैंने इसका पहले भी टर्म्स बताई हुई है, इंट्रा सेलुलर। इंट्रा का मतलब इनसाइड, इनसाइड दिस सेल। और ये सेल की जो बाहर एनवायरनमेंट है उसे हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि आउटसाइड दी सेल। ठीक, यहाँ फ्लक्चुएशन वाइडर है जो ऑर्गेनिज्म को एडजस्ट करनी पड़ी है। यहाँ जो फ्लक्चुएशन बॉडी के अंदर है वो नैरो रेंज में है। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम, सेल का अपना कंट्रोल सिस्टम है, ये इन नैरो रेंज की जो चेंजेस है उससे ऑर्गेनिज्म को बचाता है। ठीक, एक दफ़ा फिर सुनिए कि ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ये एनवायरनमेंट में वाइडर चेंजेस को प्रोटेक्ट कर रहा है, और ये बॉडी के अंदर की एनवायरनमेंट है, ये नैरो रेंज में जो चेंजेस है उससे ऑर्गेनिज्म अपने आप को उसको एडजस्ट करके बचा रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट होम्योस्टेसिस। उसके 3 आपने टाइप्स पढ़ी हैं। ठीक है, कि मैकेनिज्म्स पढ़े हैं, सिग्निफिकेंस पढ़ी, और कंट्रोल सिस्टम्स पढ़े, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। आपने नेगेटिव फीडबैक याद करना है, और ये ऑर्गेनिज्म की इंटरनल एनवायरनमेंट है। अगर फिर भी कोई ट्रबल हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।